The previous class we had studied about consciousness. So in this class we will study about something called vegetative state, coma and also death. So before understanding these three states, we first have to link it with consciousness. So in the previous class regarding consciousness, we had studied that consciousness includes two words, and those are awakeness or wakefulness and awareness. So on the basis of wakefulness and awareness, we are going to classify the vegetative state, coma and death, that is the neurological death or brain death. सो कॉन्शियसनेस के बेसिस पर हमें डिफाइन करना है कि जो इंसान होता है वो कोमा में होता है तो क्या क्या होता है उसके साथ, या फिर अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में होता है तो उसके साथ क्या होता है, या फिर अगर वो परमानेंटली डेथ हो जाता है उसका, यानी कि जिसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं या ब्रेन डेड स्टेज कहते हैं उसे। तो एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है कोमा, और कोमा को ऑलमोस्ट एनसीईआरटी ने ब्रेन डेड के साथ इक्वेट किया है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोमा के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, बहुत टाइप के कोमा होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो कोमा में पेशेंट है उसमें ब्रेन डेड स्टेज होगा ही होगा। इट इज डेफिनेटली नॉट श्योर, क्योंकि कोमा के डिफरेंट स्टेजेस में पेशेंट का कंडीशन डिफरेंट होता है। तो एनसीईआरटी ने जो उसे इक्वेट कर दिया है कि कोमा में पेशेंट ब्रेन डेड होता है, या वैसी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हैं वो टोटली ट्रू नहीं है। सो हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है अब वेजिटेटिव स्टेट, कोमा और जो परमानेंट डेथ होता है, दैट इज मेडिकल टर्म्स में उसे हम न्यूरोलॉजिकल डेथ बोलते हैं और कॉमन टर्म में हम उसे परमानेंट डेथ बोलते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस को हम डिफाइन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस में हमने दो पार्ट देखा था, वेकफुलनेस और अवेयरनेस। तो ये चीजों के बेसिस पे वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट इनटू थ्री स्टेजेस। सो द फर्स्ट स्टेज वुड बी वेजिटेटिव स्टेट। And the next stage is coma, and the last one is death. It is also called as brain dead or neurological death. सो हमें इन तीनों क्लासिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना है, कैसे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इन तीनों स्टेज में हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ ब्रेन। तो हमें ये देखना है कि हमारा ब्रेन का पार्ट किस केस में कौन सा पार्ट काम कर रहा है और कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। So in this vegetative state, our brain has been classified into three categories. The first is forebrain, then the midbrain and then the hindbrain. तो आपने 10th क्लास में सेरेबेलम, मेड्यूला और पॉन्स के बारे में पढ़ा होगा कि ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट है। तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के अंदर आता है हमारा मिड ब्रेन, और उसके बाद हमारे हाइंड ब्रेन का दो पार्ट, दैट इज की पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो इससे बनता है हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इस केस में काम करता है। हमारे अंदर जो ब्रेन स्टेम होता है उनमें तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ये तीन पार्ट हमारे ब्रेन स्टेम के साथ इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि मिड ब्रेन जो हमारा मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, और पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट हो गया। तो इन्हें मिलाकर बनता है ब्रेन स्टेम। तो यहां पर हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो फंक्शन करता है इन द केस ऑफ वेजिटेटिव स्टेट। तो यहां पर ये जो है फंक्शन परफॉर्म करता है।
लेकिन हमने पिछले क्लास में कॉन्शियसनेस के दो एस्पेक्ट्स पढ़े थे। कॉन्शियसनेस दो चीजों से मिला के बनता है, वेकफुलनेस एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पे पेशेंट वेकफुल तो होगा लेकिन अवेयर नहीं होगा। पेशेंट क्या होगा, अवेक होगा लेकिन अवेयर नहीं होगा। तो यहां पर पेशेंट वेकफुलनेस का मतलब क्या हुआ, यहां पे नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि इंसान का जो सोने और उठने का साइकिल होता है वो यहां पे परफॉर्म हो सकता है नॉर्मली। उसके बाद यहां पर जो पेशेंट होता है वो स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स कर सकता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्टिमुली तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो उनमें से कुछ स्टिमुली के प्रति ये रिस्पॉन्स कर सकता है। और उसके अलावा हमने देखा कि ये अवेक है लेकिन अनअवेयर है, यानी कि पेशेंट यहां पर बात नहीं कर सकता, कांट टॉक। यहां पर जो पेशेंट होगा वो बात नहीं कर सकता, भले ही वो जगा हुआ है, दैट इज वो अवेक है, लेकिन वो बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो अवेयरनेस है वो तो है ही नहीं। पेशेंट इज अनअवेयर। तो इन सारे जो फीचर्स हैं ये आते हैं वेजिटेटिव स्टेट के अंदर। तो अगर पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अगर वेजिटेटिव स्टेट से ज्यादा बुरा कंडीशन है तो उसे हम कहते हैं कोमा, और कोमा के बाद भी बुरा कंडीशन होता है तो इंसान का परमानेंट डेथ हो जाता है। सो कोमा और डेथ को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोमा और वेजिटेटिव स्टेट को कंपेयर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने देखा कि पेशेंट अवेक है, अनअवेयर है, लेकिन यहां पर पेशेंट अवेक भी नहीं होगा और ऊपर से अनअवेयर भी होगा, यानी कि पेशेंट ना तो अवेक होगा ना तो अवेयर होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कोमा और वेजिटेटिव स्टेट के अंदर। तो यहां पर हमने यहां देखा था कि हमारे ब्रेन का ब्रेन स्टेम नॉर्मली काम कर रहा था, लेकिन कोमा वाले कंडीशन में क्या हुआ कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, बीच में कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा होता है। तो सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो या तो यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हो जाते हैं ट्रॉमा की वजह से, या कोई बहुत ही सीवियर हिमोरेज हो सकता है ब्रेन के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर या किसी भी और कारण से। तो उसके अलावा एक हमारे जो ब्रेन स्टेम है जो हमने यहां पढ़ा, उसी ब्रेन स्टेम के अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम शॉर्ट में RAS कहते हैं। तो वो RAS जो होता है वो डैमेज हो सकता है इस केस में। तो यहां पर ब्रेन स्टेम का कुछ पार्ट डैमेज हो गया या हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हो गया, इसकी वजह से पेशेंट जो है कोमा में चला जा सकता है। यहां पर पेशेंट ना तो अवेक है ना ही अवेयर है, लेकिन यहां पर पेशेंट अवेक था लेकिन वो अनअवेयर था, लेकिन यहां पे ना तो वेकफुलनेस है ना तो अवेयरनेस है।
यानी कि पेशेंट जो होगा वो डीप अनकॉन्शियस स्टेट में होगा। तो यहां पे हो गया अनकॉन्शियस, यानी कि वो रिस्पॉन्ड तो बिल्कुल नहीं करने वाला है नॉर्मली। अब यहां पर जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हुआ है या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डैमेज हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा ब्रेन डैमेज हो गया या पूरा का पूरा जो हमारा ब्रेन स्टेम है, क्योंकि हमने यहां देखा कि यहां पर ब्रेन स्टेम का सिर्फ एक पार्ट डैमेज हुआ है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो सिर्फ वो पार्ट यहां पर डैमेज हुआ है, ना कि पूरा ब्रेन डैमेज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो कुछ सिग्नल भेज सकता है। तो ब्रेन जो है ना कुछ बेसिक सिग्नल भेज सकता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ब्रेन कुछ सिग्नल भेज सकता है। यहां पर अगर पेशेंट को ऑक्सीजन ना मिले, यानी कि पेशेंट का सांस अगर रुकने लगे या उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगे, तो पेशेंट सांस लेने के लिए हांफने लगेगा, या फिर जो हांफनी होता है ना, जब हम लोग को सांस नहीं आ पाता है, या फिर कई बार कोई हमारा अगर नाक दबा दे और मुंह दबा दे साथ में, तो क्या हो सकता है हम लोग सांस लेने के लिए ऐसे हांफेंगे ना, इस तरीके से जोर से खींचेंगे सांस को, तो उसे हम कहते हैं गैस्पिंग। तो यहां पर कोमा में अगर पेशेंट का सांस रुकने लगे या सांस बंद होने लगे, तो वो सांस लेने के लिए कुछ इस तरह से करेगा, इस तरीके से वो पेशेंट जो है ना, इस तरीके से उसमें बिहेवियर दिखेगा। तो यहां पर पेशेंट जो है वो गैस्प करेगा। तो हवा लेने के लिए पेशेंट जो है ना वो जोर से हाँफ सकता है यहां पर। तो ये हो गया कोमा का बात। अब कोमा में ये सारे फीचर्स हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोमा कोई एक इंडिविजुअल स्टेट को हम कहते ही नहीं है। कोमा में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास ऐसे करके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कोमा के। तो कुछ केसेस में कोमा में इंसान का ब्रेन ना के बराबर काम कर सकता है, कुछ केसेस में इंसान का ब्रेन काम कर सकता है, ब्रेन के कुछ पार्ट काम कर सकते हैं। बट ये सारे कोमा के नॉर्मल फीचर्स है जो कि शो किए जाते हैं ऑन एन एवरेज लगभग सभी कोमा पेशेंट में। लेकिन सिवियर केसेस में इनमें से कुछ सिग्नल्स या इनमें से कुछ फीचर्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर कोमा वाला इनिशियल स्टेजेस है, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो उस केस में ऐसे ऐसे सिग्नल्स या फिर ऐसे ऐसे जो फीचर्स हैं पेशेंट के अंदर दिख सकते हैं। अब इसके कोमा के बाद भी अगर कंडीशन पेशेंट का बिगड़ता है, तो कोमा के बाद हो जाता है डेथ। यानी कि कोमा से तो इंसान वापस आ सकता है, लेकिन यहां से इंसान वापस नहीं आ सकता है। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कोई अभी तक एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है कि जो इंसान ब्रेन डेड वाले स्टेज से वापस आ गया है। तो इंसान कोमा से वेजिटेटिव स्टेज में आ सकता है, वेजिटेटिव स्टेज से नॉर्मल हो सकता है, जैसे कि हम और आप नॉर्मल लोग हैं, तो ऐसा हो सकता है। या फिर इंसान वेजिटेटिव स्टेट से कोमा में जा सकता है, कोमा से ब्रेन डेड वाली कंडीशन में यानी कि परमानेंट डेथ में जा सकता है। लेकिन परमानेंट डेथ से कोमा में नहीं आ सकता है इंसान, या परमानेंट डेथ से इंसान वेजिटेटिव स्टेट में कभी नहीं आ सकता है। तो यहां पर जो मेन चीज होता है वो है हमारा ब्रेन स्टेम का डेथ। तो यहां पर हमारे ब्रेन का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ब्रेन स्टेम क्या होता है हमने वहां पर देखा था। तो यहां पर ब्रेन स्टेम टोटली मर जाएगा, कॉर्टेक्स भी टोटली मर जाएगा।
यहाँ पर ये दोनों मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ब्रेन डेथ होता है। तो जब ब्रेन स्टेम मर जाएगा तो ब्रेन स्टेम की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। सांस ले पाते हैं यानी कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाता है क्योंकि ब्रेन स्टेम काम कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेन स्टेम ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी ब्रीदिंग या हमारा जो वेंटिलेशन है लंग्स का वो बंद हो जाएगा। तो अगर लंग्स सांस लेना बंद कर दें तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और जो हमारा हार्ट है वो थोड़े टाइम के बाद फेल करने लगेगा क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ब्रेन स्टेम मरेगा तो क्या होगा, सांस रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा, उसके बाद हार्ट बीट भी रुक जाएगा और फिर परमानेंट डेथ हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि ब्रेन स्टेम रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को या ब्रीदिंग को। तो यहां पर जब ब्रेन स्टेम ही मर जाएगा तो ब्रीदिंग तो होगा नहीं। उसके बाद जो हमारे आईज हैं, आपने देखा होगा मूवीज में खास करके, जो पेशेंट के डेथ को चेक करने के लिए पेशेंट के आईज पर एक ब्राइट लाइट दिया जाता है। तो ब्राइट लाइट से अगर इंसान जिंदा होगा तो हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट या फिर कंस्ट्रिक्ट करता है लाइट के रिस्पॉन्स में। तो ये रिस्पॉन्स हमारे आईज में नहीं होगा। अगर पेशेंट मरा हुआ होगा, अगर उसमें ब्रेन डेथ वाला कंडीशन आ गया तो आईज जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे लाइट के प्रति। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट जिंदा है या मर चुका है। इसके अलावा और भी फीचर्स है यहाँ पर, जैसे कि कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम तो काम नहीं कर रहा है। तो अगर ब्रीदिंग रुका तो हार्ट बीट भी रुकेगा, लेकिन वेंटिलेटर पे हार्ट कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिन तक काम कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि वेंटिलेटर की वजह से हार्ट जो है कुछ घंटे तक बीट कर सकता है या फिर 2-3 दिन तक बीट कर सकता है, लेकिन बिना वेंटिलेटर के हार्ट थोड़े ही टाइम के बाद मर जाएगा। लेकिन वेंटिलेटर जो एक मशीन होता है, लाइफ सपोर्ट मशीन होता है, जिसकी वजह से हार्ट को हम थोड़े टाइम तक एक्स्ट्रा बीट करा सकते हैं। तो वेंटिलेटर पे 2-3 दिन तक हार्ट बीट कर सकता है ब्रेन के डेथ होने के बाद भी। तो हार्ट जो बीट करना बंद कर देता है तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो बॉडी के ऑर्गन्स फेल कर जाएंगे। तो जैसे ही हार्ट बीट रुकेगा, आफ्टर स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, बॉडी के ऑर्गन्स होंगे वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बिना ऑक्सीजन के बॉडी ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है, तो वो क्या कर जाएंगे, ऑर्गन्स मर जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वजह से वो तो मर गए। अब लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि ब्रेन डेथ वाले स्टेज से ठीक हो गया हो।
कोमा से बहुत लोग ठीक हो गए हैं, वेजिटेटिव स्टेट से भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस स्टेज से कोई भी आज तक मौत से वापस नहीं आ पाया है। यानी कि ये जो स्टेज है इसे ही हम फाइनल डेथ कहते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में पास्ड अवे कहते हैं, या लेट हम कह सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टेज आ गया तो इंसान का मरना या इंसान का मौत टोटली हो चुका है, तो यहां से इंसान वापस नहीं आने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पर कि कॉन्शियसनेस या फिर वेकफुलनेस अवेयरनेस के बेसिस पे हमने वेजिटेटिव स्टेट और कोमा को डिफाइन किया, और हमने ब्रेन के पार्ट्स जो कि इसमें डैमेज हैं, दैट इज आरएएस और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और वहां पर कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम, उसके बेसिस पे हमने कोमा और डेथ को डिफरेंशिएट किया यहाँ पर। अदरवाइज इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कोमा के कुछ स्टेजेस, लास्ट वाले जो स्टेजेस होते हैं वो इससे काफी ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि हो सकता है कि इंसान यहाँ पर भी वेंटिलेटर पर ही हो, लेकिन यहाँ पर भी इंसान वेंटिलेटर पर ही होता है अगर ही हैज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो ये और ये काफी मामले में सिमिलर भी हैं, और यहाँ पर ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज हुआ है उसके बेसिस पे ये और ये डिफरेंट भी हैं। तो ये होते हैं हमारे जो नॉर्मल स्टेट से डिफर करने वाले स्टेजेस, यानी कि वेजिटेटिव स्टेट, कोमा, और जो लास्ट वाला है जिसे हम डेथ या न्यूरोलॉजिकल डेथ बोलते हैं या ब्रेन डेथ कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेज है जो ब्रेन डेथ है। तो अब हमने देख लिया है कि कॉन्शियसनेस में क्या क्या मिसिंग चीज हो सकता है, जैसे कि वेजिटेटिव स्टेट होगा। अगर पूरा ही कॉन्शियसनेस खत्म हो गया तो उसे बोलेंगे डीप अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि कॉन्शियसनेस में अवेकफुलनेस और अवेयरनेस नहीं है, और फिर वहां तो टोटली ही खत्म है। तो ये हमने बात कर लिया है इसका। अब हमें लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ और स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो जानने हैं। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स के लिए कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर होता है, और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर भी डिफाइनिंग फीचर होता है। अब हमें कुछ नॉर्मल से कैरेक्टरिस्टिक फीचर या नॉर्मल से जनरल फीचर्स पढ़ने हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि वेरिएशंस होते हैं लिविंग थिंग में, या अडेप्टेशन होते हैं, होम्योस्टैटिस एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। सो माइनर कुछ पॉइंट्स अब हम लिविंग थिंग्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि होम्योस्टैसिस, तो होम्योस्टैसिस में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, दैट इज हमारे ब्लड में कितना सॉल्ट होना चाहिए, ब्लड में कितना पानी होना चाहिए, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए 7.4 7.1, या हमारे बॉडी का जो टिश्यू फ्लूइड है उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए, हमारे बॉडी में जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या कंपोजिशन होना चाहिए, डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, हमें अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को फेवरेबल रखना है और कांस्टेंट रखना है। सपोज गर्मियों में बाहर में अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर है तो उस केस में भी हमें अपना टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करना है। तो हमें गर्मी लगता है तो हमें पसीना आता है, क्यों आता है? बिकॉज ऑफ होम्योस्टैसिस।
जब हमारे बॉडी से पानी का लॉस हो जाता है तो हमें क्या लगता है, प्यास। तो हमारे अंदर जो हमें पानी पीने का जो चाहत होता है, दैट इज जो थर्स्ट होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में पानी की कमी हो जाती है। लाइकवाइज हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमें भूख भी लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो बॉडी के अंदर कांस्टेंट फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। आपने साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th या 10th में। तो वहां पर साइटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो उसे नॉर्मली हम बात करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्मली साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है और ये सेल का लिविंग मैटर होता है, यानी कि ये हर एक लिविंग स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। तो ये प्रोटोप्लाज्म हर लिविंग थिंग का फीचर है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके बिना कोई भी लिविंग रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक लिविंग रिएक्शन किसकी वजह से होता है? प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। अब कई जगहों पर, कई केसेस में सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड किया जाता है, बट नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन को हम प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो दिस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही हर एक लिविंग रिएक्शन होता है। And the last and the most, one of the most important points is organization.
तो यहाँ पर इस पार्ट में हमें देखना है कि जो लिविंग थिंग्स हैं इनमें सब्सटेंसेस या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दैट इज यहाँ पर हमारे बॉडी में वेरियस कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टिश्यू है वो बना होता है सेल से, या सेल जो है वो सेल ऑर्गेनल से बना होता है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स मिलाकर के सेल्स को फॉर्म करते हैं, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज टिश्यू है तो टिश्यूज के जो अलग अलग तरह के टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन फॉर्म करेगा। अलग अलग तरह के जो सेल हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, एक टिश्यू फॉर्म करेंगे, या अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हर एक लेवल पर एक नया प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि इंटरैक्शन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टिश्यू में एक सर्टेन प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी सेल के अंदर नहीं होगा, सेल्स में जो इस टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स हैं उनके अंदर जो इंटरैक्शन हो रहा है उसकी वजह से होगा। लाइकवाइज अगर किसी ऑर्गन सिस्टम में एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट कराता है बॉडी के अंदर, तो वो उसके ऑर्गन्स में पूरी प्रॉपर्टी नहीं होगी बल्कि ऑर्गन्स के इंटरैक्शन की वजह से होगा। यानी कि हार्ट ब्लड पंप करेगा, आर्टरी ब्लड को ले जाएगा, कैपिलरी ऑर्गन में ब्लड को ले जाएगा, फिर कैपिलरी से वेन्स बनेंगे, वेन वापस हार्ट में आएगा, तो वो सारा जो स्ट्रक्चर्स है वो मिला करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, दैट इज एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर ये सारे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है ना उनका प्रॉपर्टी अलग होता है उनके हायर या लोअर प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जांपल टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल में नहीं होगा, सेल का प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनल में नहीं होगा, लेकिन सारे एक सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और सेल की प्रॉपर्टी बनाएंगे। सारे सेल्स एक टिश्यू के इंटरैक्ट करके टिश्यू की प्रॉपर्टी बनाएंगे, टिश्यूज इंटरैक्ट करके एक ऑर्गन की प्रॉपर्टी बनाएंगे, और एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम लोग जो खुद हैं वो कैसे बने हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो वो सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली इंडिपेंडेंट है, नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मस्कुलर सिस्टम इंडिपेंडेंट है, स्केलेटल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता है। सारे सिस्टम एक साथ इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उससे ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होता है। यानी कि अगर हम बोल पा रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा होगा, हार्ट ब्लड पंप कर रहा होगा, मसल्स को ऑक्सीजन जा रहा होगा, ब्रेन सोच रहा होगा कि क्या बोलना है, ब्रेन वो इंपल्सेस सेंड कर रहा होगा। तो ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी सारे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम से उनमें नहीं होगा, लेकिन उनको मिला करके उनके इंटरैक्शन से जो प्रॉपर्टी डेवलप होगा उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम अब लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो लिविंग थिंग के सारे प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम इस स्टेटमेंट पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं कि लिविंग बींग्स जो होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं,
यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी हैं यानी कि वो अपने अंदर मेटाबॉलिज्म से अपने अंदर जो चेंजेस हो रहा है उसे होम्योस्टैसिस और मेटाबॉलिज्म की मदद से रेगुलेट कर सकते हैं। फिर इवॉल्विंग सिस्टम्स है। इवॉल्विंग सिस्टम्स का मतलब कि लिविंग बींग्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में न्यू फीचर्स भी लाते हैं और हजारों लाखों करोड़ों सालों के अंदर उनमें इवोल्यूशन होता है। उसके अलावा केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिस्पॉन्डिंग वाला फीचर हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस के केस में। यानी कि अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ा है लिविंग थिंग्स का, उन्हीं का ये जो स्टेटमेंट हमने अभी लिखा है ये समरी है। यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज आते हैं उन्हें हमने एक लाइन में समराइज कर दिया। यहां पर रिप्रोडक्शन, हम यहां पर मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टैसिस कह सकते हैं, यहां पर हम वेरिएशन रिप्रोडक्शन के थ्रू कह सकते हैं और यहां पर हम कॉन्शियसनेस को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि वो सारे मेन और जो साइड वाइज जो फीचर्स थे उन्हें मिलाकर ये स्टेटमेंट बनाया है। सो नाउ अब हमने जो भी नॉर्मल से फीचर्स होते हैं लिविंग बींग्स के वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी फीचर्स हो सकते हैं बट वी डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज टॉपिक्स। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स।